डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के अनुसार प्रगतिवादी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं सामाजिक सुधारों का आग्रह, साम्राज्यवादिता के प्रति विद्रोह, मानवतावादी चिंतन, यथार्थवादिता, आस्था, विश्वास एवं दृढ़ता के स्वर, क्रांति एवं परिवर्तन। सातवां है वर्गवादिता के प्रति विद्रोह, प्रणय एवं सौंदर्यमूलक चेतना। प्रगतिवादी काव्य के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक कविता के विकास क्रम में यह क्रांतिमंत चेतनापरक कविता थी जिस पर मार्क्सवादी चिंतन का प्रभुत्व प्रभाव पड़ा तथा यह समाजवादी एवं यथार्थवादी विवेचन क्रम के अधिक समीप थी। राजनीतिक चेतना की पक्षधारिता प्रगतिवादी काव्य में ही परिलक्षित होती है। प्रगतिवादी वस्तुतः नूतन चेतना एवं अभिनव शैल्पिक उपलब्धियों का ऐसा काव्य है जिसने साहित्य को छायावाद की स्वप्निल दुनिया से निकालकर समाजोन्मुख किया है। यही उसकी महत्वपूर्ण देन है। आगे है प्रयोगवादी प्रयोगवादी धर्मी चेतना की कविता। प्रयोगधर्मी चेतना की कविता प्रयोगधर्मी चेतना की कविता का सूत्रपात सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक की भूमिका में निरूपित काव्यगत प्रयोगों की विस्तृत चर्चाओं से हुआ। प्रयोगवाद का अभ्युदय तार सप्तक से हुआ। नई चेतना की इस कविता का यह ग्रंथ सन 1943 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गोविंद रजनीश के शब्दों में तार सप्तक की रचनाओं को प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया गया क्योंकि इस संप्रदाय के कवियों में नवीन प्रयोगों के प्रति लालसा थी। प्रयोगवाद नाम लंबे समय तक अज्ञेय जी के यह कहने के बावजूद कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, उन्हें प्रयोगवादी ही कहा गया। नकेनवादी इसे प्रपद्यवाद का नाम देते हैं, किंतु असहमति होते हुए भी प्रयोगवाद नाम चल पड़ा तथा इस चल पड़ने के कारण साहित्य इतिहास में इस नाम को अंततः स्वीकार करना पड़ा। प्रयोगवादी कविता जो आरंभ हुई उसकी कुछ समीक्षा इसके रूपवाद फॉर्मेलिज्म का रूपांतरण मानते हैं तो कुछ इसे पाश्चात्य कल्पनावाद का अनुकरण मानते हैं। वस्तुतः इसे मात्र रूपांतर या अनुकरण मान लेना अनुचित होगा। इस संबंध में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का मत उल्लेखनीय है कि प्रयोगवाद का आरंभ फैशन या पाश्चात्य अनुकरण से नहीं हुआ। वस्तुतः बदलते हुए युग की परिस्थितियों की मांग थी कि कविता के स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए। वस्तुतः प्रयोगवादी काव्य का पश्चिमी कविता का प्रभाव तो है, किंतु प्रयोगवाद को मात्र इनका रूपांतर स्वीकार करना अनौचित है, अनौचित्यपूर्ण है। प्रयोगवादी काव्य के आरंभ के संबंध में यह चिंतनीय है कि छायावाद की वायवीय कल्पना और शब्द विन्यास की मसृणता के कारण जो अनुभूतियां अर्धव्यक्त थी उन्हें सामाजिक भूमिका पर प्रगतिवाद ने पूर्ण व्यक्त बनाने का श्रम उठाया, परंतु इस श्रम के परिणाम स्वरूप हिंदी कविता को मार्क्सवाद के सिद्धांतों का बोझ भी उठाना पड़ा। नतीजा यह निकला कि कविता विज्ञापनी हो गई। अतः कविता को कलात्मक सौष्ठव और स्वस्थ सामाजिकता प्रदान करने के लिए प्रयोग आविर्भूत हुआ। नए नए प्रयोग हुए और इन प्रयोगों को पाश्चात्य साहित्य ने प्रभावित किया। डॉक्टर श्रीराम नागर के शब्दों में प्रयोगवाद बदलती परिस्थितियों को पहचानने में, उनके संदर्भों में व्यक्ति के रागात्मक संबंधों को सबल अभिव्यक्ति देने में साधन रूप है, लेकिन निरी प्रयोगशीलता किसी रचना को काव्य बना सकती है। मुक्ति पाने की छटपटाहट प्रयोग को जन्म देने वाली प्रसव स्थिति है। उसके लिए प्रयत्न एवं प्रयोग का ही दूसरा नाम है। उसके लिए प्रयत्न स्वयं प्रयोग का ही दूसरा नाम है। प्रयोगवादी काव्य संरचना पर इंग्लैंड, अमेरिका एवं फ्रांस
के स्वच्छंदतावादी कवियों इलियट, इज़रा पाउंड, फ्लेचर, वाल्टेयर, आर्थर रिम्बो, पाल वर्लन आदि का भी प्रसूत प्रभाव पड़ा। प्रयोगवादी काव्य संरचना को अनुप्रेरित करने में विदेशी एवं स्वदेशी दोनों ही स्रोत कार्यरत रहे हैं। विषयगत प्रेरणा स्रोतों के अंतर्गत हम पाश्चात्य मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद एवं रूपवाद तथा भारतीय दर्शनों में चार्वाक, बौद्ध एवं अरविंद दर्शन का नामोल्लेख कर सकते हैं। शिल्प संबंधी प्रभावों के अंतर्गत प्रभाववाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, कल्पनावाद एवं भारतीय रीति एवं वक्रोक्ति सिद्धांतों को परिणत कर सकते हैं। प्रमुख प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय, नकीन कवि एवं चारों सप्तकों के कवि सम्मिलित हैं। डॉक्टर सुदेश ने प्रयोगवाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां गिनाई हैं: व्यक्तिवाद का आग्रह, यथार्थवादी चिंतन, फ्रायड के मनोविज्ञान का प्रभाव, बौद्धिकता का आग्रह, साधारणीकरण का त्याग। एक अन्य समीक्षक के मतानुसार प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: युग के प्रति आस्था, आंतरिक यथार्थ की खोज, अहम और प्रतिबद्धता का संघर्ष, सौंदर्य और यौन वर्जनाओं के प्रति असंतोष, सौंदर्यानुभूति का निर्लेप चित्रण, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रेम और रोमांस का चित्रण। निष्कर्षतः प्रयोगवादी कविता प्रयोग की प्रवृत्ति को कथ्य और शिल्प दोनों ही दिशाओं में अपनाए रही है। अहम, यथार्थ और आस्था के बिंदु प्रयोगशील कविता में यथाक्रम परिवर्तित होते रहे हैं। समग्रतः आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान के बीजभूत में थे नई कविता की जड़ें प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी काव्य में ही पनप रही थी। समकालीन भावबोध एवं नव्य चेतनापरक कविता 1955 से आज तक। सन 1955 के पश्चात की कवितावादों के घेरे से निकलकर युग जीवन की अनेक प्रवृत्तियों को आत्मसात कर सामने आई। समकालीन भावबोध एवं नव्य चेतना परक कविताओं को नई कविता नाम दिया गया। परिवेश एवं परिस्थितियों की गतिशीलता ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नूतनता का आग्रह प्रस्तुत किया। नई कविता की पूर्व पीठिका का समाकलन करते हुए आचार्य विनय मोहन शर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवादी काव्य की अग्रिम धारा या उसके अगले चरण को नई कविता कहा जाने लगा, जिसे हम आज की कविता कहेंगे। नई कविता आज की कविता की विशिष्ट वस्तु एवं शिल्पगत रचना का नाम है। यूं कविता को नई पुरानी संज्ञा बेमानी है। नई पुरानी की संज्ञा देना बेमानी है। उत्तम काव्य सदा नया रहता है। नई कविता का काव्य आंदोलन अंततः नवलेखन से संबद्ध है। हिंदी नवलेखन का संबंध प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद से रहा है। विषय वस्तु चयन में नवलेखन मुख्यतः प्रगतिवाद के निकट है और शिल्प विधान के क्षेत्र में उसने प्रयोगवाद से अधिक प्रेरणा ग्रहण की है। इस कारण शैली, शिल्प और माध्यमों में प्रयोग होते रहे तथा दूसरी ओर समाजोन्मुखता पर बल दिया जाता रहा। नई कविता इन दोनों के संतुलन एवं समन्वय का नाम है। नई कविता के विकास क्रम की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त लिखते हैं कि नई कविता प्रगतिवादी यथार्थवाद के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता है, जिसमें व्यक्त भावनाएं कुहासे के बीच पनपने वाले तंद्रालस से युक्त न होकर दिन की रोशनी के बीच विषमताओं से घिरे जागृत मनुष्य की भावनाएं हैं। नई कविता से जुड़े काव्य आंदोलनों का विकास सन 1940 से 1950 के मध्य लगभग संघर्षरत काव्य प्रवृत्तियों प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं स्वच्छंदतावाद के परिप्रेक्ष्य में हुआ। इसी संदर्भ में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का अभिमत है कि सन 1950 के बाद की कविता की मुख्य धारा में छायावादी काव्य की सर्वोत्तम उपलब्धियों के मूल स्वर ग्रहण कर उपर्युक्त 3 काव्य प्रवृत्तियों प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं व्यक्तिवाद, स्वच्छंदतावाद का उसके साथ समन्वय किया। परिणाम स्वरूप नई कविता सामने आई।
डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि नई कविता के आशय प्रगति एवं प्रयोग दोनों के कल्पित कगारों को तोड़ती हुई नई काव्यधारा से है। नई कविता की चेतना अधिक से अधिक नवीन और गत्यात्मक भाव सरणियों की चेतना है। प्रगतिवादी तथा प्रयोगवाद ने जिस चेतना को संवेदनीय बनाकर साहित्य के अनुबंध में लाने का उपक्रम किया था, नई कविता ने उसे समग्रता प्रदान की। प्रयोगवाद और नई कविता एक ही अध्याय के दो खंड हैं और उन्हें पूर्णतः पृथक पृथक करके नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर रघुवंश के अनुसार यद्यपि नई कविता अपने स्वर, अपनी अभिव्यक्ति तथा उपलब्धियों की दृष्टि से प्रयोगशील कविता से आगे विकसित हो चुकी है, उससे इसका घनिष्ठ संबंध है। प्रयोगशील कविता ने परंपरा से विद्रोह के रूप में प्रयोग तथा मार्ग का अन्वेषण प्रारंभ किया था, परंतु नई कविता के संदर्भ में प्रयोग तथा मार्गान्वेषण उसकी प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार है। वस्तुतः सन 40 के आसपास का समय वह समय था जो हिंदी काव्य गगन में नई नई अनुभूतियों के रंग उड़ेल रहा था एवं पुरानी अनुभूतियों के सिरहाने में से चुपके चुपके नई अनुभूतियां रख रहा था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक संवेदना वलयित अनुभूतियों का जन्म ऐतिहासिक अनिवार्यता का ही परिणाम था। इस शताब्दी में शब्द एवं अर्थ को अलग अलग करके देखा जाने लगा। नई कविता के विकास क्रम को निरूपित करते हुए बी नारायण कुट्टी ने मत व्यक्त किया है कि यद्यपि नई कविता पत्रिका की संपादकीय मान्यताएं प्रयोगवादी स्वर का ही समर्थन करती हैं, तथापि उसने और नए पत्रों, कल्पना, ज्ञानोदय आदि अन्य पत्रिकाओं में तब तक ऐसी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी जिनमें आने वाली स्वतंत्रतावाद मुक्त काव्यधारा का असंदिग्ध वागदान मिलता था। इस प्रकार सन 1953 के करीब ही नई कविता की आरंभिक रचनाएं होने लगी थी, किंतु एक स्वतंत्र काव्यधारा के रूप में वह सन 1955-56 में ही प्रकट हुई। प्रस्तुत संदर्भ में जगदीश गुप्त का मत है, नई कविता ने अपने प्रकाशमान वर्ष 1954 से वर्तमान समय तक यानी लगभग 2-2.5 दशक में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सार्थक तत्वों को अपने में समाहित करके भी वाद मुक्त धरातल का निर्माण किया, जो निश्चय ही कठिन काम था। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा लिखते हैं कि नई कविता मूलतः सन 1953 में नए पते के प्रकाशन के साथ विकसित हुई और जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित होने वाले संकलन नई कविता 1954 में सर्वप्रथम अपने समस्त प्रतिमानों के साथ प्रकाश में आई। उद्धृत मतों के परिसंदर्भ में तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि नई कविता के सृजनात्मक चेतना प्रगतिशील एवं प्रयोगशील रचनाधर्मी आयामों का ही विकास है। नई कविता पारिभाषिक परिणति। नई कविता की परिभाषा का प्रश्न अत्यंत जटिल है। गंभीरता से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि कोई भी परिभाषा अपनी सीमित और संकीर्ण परिधि में घिरी होने के कारण पूर्णता का सम्यक बोध नहीं करा सकती है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर ही विविध है। इसी विविधता के कारण नई कविता को परिभाषाओं के घेरे में आबद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रबुद्ध समीक्षकों ने नई कविता को परिभाषा में बांधने का उपक्रम किया है। कतिपय महत्वपूर्ण अध्येताओं के विचार प्रस्तुत हैं। क में है, नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत एवं लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक ओर आज की समस्त तिक्तता और विषमता को तो भोग ही रहा है,
साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। ख है नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, जिसमें व्यक्त भावनाएं कुहासे के बीच पनपने वाले इंद्रधनुष से युक्त न होकर दिन की तेज रोशनी के बीच विषमताओं से घिरे जागृत मनुष्य की भावनाएं हैं। ग है नई कविता छायावादी कल्पना प्रवणता के स्थान पर यथार्थवादी पद्धति को अपना रही है। घ है नई कविता आधुनिकता की देन है और एक प्रक्रिया है। च है नई कविता की पहली विशेषता है जीवन के आस्वादन में विश्वास। नई कविता का दूसरा लक्षण पार्थिव जगत की समग्रता का ग्रहण। नई कविता की तीसरी विशेषता उसकी प्रश्नाकुलता। नई कविता की चौथी विशेषता अपनी भाव संकुलता के अनुरूप लय तथा भाषा का अन्वेषण। नई कविता युगीन संदर्भों में आधुनिक भावाबोध और सौंदर्य बोध के स्तर पर खड़े मानवीय परिवेश को पूर्ण वैविध्य के साथ नए शिल्प में प्रस्तुत करने वाली काव्यधारा है। वह प्रत्येक क्षण लघु मानव और समकालीन जीवन से अनुप्रेरित अनुभूतियों को मुक्त पद की पीठ पर नए टेक्निक में पाठकों तक संप्रेषण का आस्वाद्य बना रही है। समकालीन कविता अपने समय के मुख्य अंतर्विरोधों और द्वंद्वों की कविता है। समकालीन कविता में जो हो रहा है बिकमिंग का सीधा खुलासा है। इसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है, क्योंकि उसमें जीते, संघर्ष करते, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते तथा ठोकर खाकर सोचते वास्तविक आदमी का परिदृश्य है। आज की कविता में काल अपने गत्यात्मक रूप में है, ठहरे हुए क्षण या क्षणांश के रूप में नहीं। यह काल क्षण की कविता नहीं है, काल प्रवाह की आघात और विस्फोट की कविता है। इसी से समकालीन लंबी कविताओं की बुनावट तरंगों की तरह उसमें अनुपात, अवयव, संतुलन, सामरस्य नहीं है, क्लासिक पूर्णता नहीं है, परिष्कृत नहीं है। उसमें मुक्तिबोधक चट्टानी, अंधड़ लू लपट, हिंस, गर्जन, उपहास, व्यंग, लताड़ और मारधाड़ है। उनमें काल का होता हुआ रूप है जीवन और मूल्यों की अमूर्त धारणाओं के स्थान पर सताए हुए लोगों का विवेचन और द्रोह है। समकालीन कविता में व्यक्त यथार्थवाद का यह अति स्पष्ट तथ्य है कि समकालीन कविता अपने चिंता नहीं करता कि आमुख कथन किसका अश्लील है अथवा विद्रूप है। वह तो यथार्थ और सपाट देखने और कहने का पक्षधर है। वह जिंदगी की विसंगतियों को, कुंठाओं, अंतर्व्यथाओं को उसी रूप में सीधे से कहने में विश्वास रखता है। नई कविता के पारिभाषिक अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि उसमें वस्तुगत वैशिष्ट्य के साथ शिल्पगत नवीनता की भी दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उस कविता को कहा जाएगा जिसमें परंपरागत काव्य संरचना शैली से हटकर नए मानवीय मूल्यों, नए भावबोधों एवं नए रचना शिल्प संधान किया गया है। नई कविता नामकरण। नई कविता के नामकरण की सार्थकता के संदर्भ में समालोचकों में तीव्र विवाद है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का मत है कि यह एक विचित्र असंगति है जो नामकरण शैशवावस्था में होता है, वह प्रौढ़ावस्था में भी नहीं हो पाया है। कुछ नए इस कविता को नव स्वच्छंदतावादी, नव मानवतावादी, नवीन यथार्थ की पोशिका आदि के नाम देते हैं। ये नाम नई कविता के वस्तु पक्ष से संबंधित हैं, जिसमें अब तक मिथ्यम की स्थिति नहीं आई है। वस्तु क्षेत्र में नई वैचारिकता, नए प्रस्थान और नवीन प्रश्नों की स्थिति अवश्य दिखाई देती है, परंतु इन प्रवृत्तियों के आधार पर किसी धारा का नामकरण अनवर्थक नहीं है।
फिर भी यह वस्तु पक्ष जैसा कहा जा चुका है। एपेरिकल और इलेक्ट्रिक अनुभव आमुख और अवस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पुष्टि से रहित ही बना हुआ है। नई कविता की मुख्य उपलब्धि भाषा, शैली और शिल्प के पक्ष अधिक है। गद्य का काव्यात्मक मार्जन इसकी एक प्रमुख मुख्य विशेषता है। रूपों और बिंबों की योजना भी इसका क्रियाशील पक्ष है। इस संपूर्ण स्थिति को देखते हुए इस नई कविता का शैलीगत नामकरण किया जाए तो यह तथ्य के अधिक समीप होगा। हम चाहें तो इसे प्रयोगशील कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशीलता मुख्यतः शैली की वस्तु है और यदा कदा अपरिनिश्चित वस्तु पक्ष को भी इंगित करती है। और अधिक स्पष्टता लाने के लिए इस कविता को शैली के मार्जन और उन्नयन की कविता भी कह सकते हैं। एक शब्द में इसे प्रयोग शिल्पी काव्य कहा जा सकता है। आचार्य वाजपेयी यहाँ प्रयोगवादी काव्य एवं नई कविता को एक ही अविधा मानकर चल रहे हैं, जो सर्वथा उपयुक्त नहीं है। नई कविता प्रयोगवादी काव्य की प्रयोगशीलता से स्थिरता पाती है। इस काल की कविता का भदेश चित्रण भी नई कविता में नहीं है। नई कविता की संपृक्तता भी जन सामान्य से रही है। इसी प्रकार श्री गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव के संपूर्ण छायावादोत्तर काव्य को नई कविता स्वीकार करने की मान्यता भी समीचीन नहीं है। वस्तुतः विश्व की नवीन परिस्थितियों को रूपायित करने तथा नवीन दृष्टिकोणों को प्रतिपादित करने के लिए नई कविता नाम चल पड़ा। नई कविता के नाम निर्धारण के पूर्व और पश्चात भी इसके नाम प्रस्तावित होते रहे। छायावादोत्तर काव्य, उत्तर प्रयोगवादी काव्य, नव स्वच्छंदतावादी काव्य, समकालीन चेतना का काव्य आदि। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किस्म किस्म की कविता शीर्षक से नामों की विस्तृत सूची नेति नेति कहकर ही दी है। सनातन सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांत कविता, विद्रोही कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता, सकविता, अन्यथावादी कविता, युयुत्सवादी कविता, छूतकार कविता, कबीरपंथी कविता, समाहारात्मक कविता, उत कविता, वी कविता, अकविता, अधुनातन कविता, नाटकीय कविता, एंटी कविता, निर्देशायामो कविता, लिंगवाद, दल मोतवादी कविता, एब्सर्ड कविता, गीत कविता, नव प्रगीतवादी कविता, सांप्रदायिक कविता, बीट कविता, कानकीट कविता, कोलाज कविता, टटकी कविता, ताजी कविता, बोध कविता, मुहूर्त की कविता, द्वीपांतर की कविता, अति कविता, प्रतिबद्ध कविता, शुद्ध कविता, स्वस्थ कविता, नंगी कविता, गलत कविता, सही कविता, प्राप्त कविता, सहज कविता, आंख कविता आदि। बी अब आंख कविता यहाँ लिखा हुआ है। कह रहे आगे है, बी नारायण कुच्ची ने 2 नाम और दिए हैं। इन सब के बाद भी, ये सारे प्रकारों के बाद बी नारायण ने वो नाम दिए हैं। यांत्रिक कविता, वैज्ञानिक कविता। डॉक्टर नरेंद्र मोहन इसे विचार कविता कहते हैं। कुछ समीक्षक इसे प्रभाववादी कविता का नाम देते हैं। इस समस्त विवाद के बावजूद हिंदी में समकालीन भावबोध एवं नव्य चेतना की कविता ही नई कविता कही गई। मेरी दृष्टि में एक स्थायी काव्यधारा के नाम के रूप में नई कविता नामकरण चल पाएगा। संदेहास्पद है, कारण अनेक हो सकते हैं। एक तो यही कि हर बार आने वाली कविता नई होती है। हर बार आने वाली कविता नई होती है, उसके बाद आने वाली कविता भी नई होगी। रहा कविता के विविध पक्षों में नएपन का प्रश्न, वह तो हर आने वाली कविता में होता है। नवीनता के आयामों को लेकर आने के कारण ही वह पूर्ववर्ती रचनाधाराओं से अलग प्रतिष्ठित होती है। इसलिए नई कविता नाम उचित नहीं जान पड़ता। अस्त समकालीन कविता का एक निश्चित काल एवं आयाम के आधार पर अथवा किसी प्रमुख प्रवृत्ति जो अन्य से विशिष्ट हो के आधार पर ही नामकरण करना समीचीन होगा। नई कविता, हम अभी इसी नाम का प्रयोग करेंगे क्योंकि अन्य नाम निर्धारित नहीं हुए हैं।
में समकालीन भावापोर एवं नव्य चेतना की अभिव्यक्ति प्रमुखता पाई जाती है और उसी के अनुरूप इसका शिल्प भी नवीन है। अस्तु इसे समकालीन चेतना की कविता कहना ही औचित्यपूर्ण होगा। नई कविता का प्रवर्तन। नई कविता के नामकरण की सार्थकता पर हिंदी समीक्षा जगत के विवाद हैं ही नहीं है ही। नई कविता का जन्म कब हुआ तथा इसका प्रवर्तक कौन है, इस संबंध में भी समालोचकों में मतैक्य नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह निराला को नई कविता का प्रवर्तक मानते हैं। नामवर सिंह। आचार्य वाजपेयी बच्चन जी को, डॉक्टर हरिचरण शर्मा मुक्तिबोध एवं विजय कुमार माथुर को, डॉक्टर रघुवंश अज्ञेय को नई कविता का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर कांति कुमार का अभिमत है कि नई कविता अभिधान का प्रयोग भले ही सबसे पहले सन 1952 में पटना आकाशवाणी की एक भेंट वार्ता में वात्स्यायन जी ने किया हो, किंतु नई कविता को एक विशिष्ट आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय नई कविता नामक इसी पत्रिका को है। कहने का तात्पर्य है कि नई कविता के प्रवर्तक का श्रेय किसी एक रचनाकार को नहीं दिया जा सकता है, किंतु श्री कुंवर नारायण के शब्दों में नई कविता में ऐसी चीज नहीं जो किसी व्यक्ति की पूरी खोजी और कही जा सकती है। इसका विकास ऐतिहासिक उपलब्धि, इसमें कई प्रतिभाओं का योग है। नई कविता वस्तुतः सामूहिक नेतृत्व का फल है। वस्तुतः निराला को बीजांकुरण करने का, अज्ञेय को सिंचन करने का तथा मुक्तिबोध को विशिष्ट रूपाकृत प्रदान करने का श्रेय देते हुए तीनों के सम्मिलित प्रयास को प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जी द्वारा संपादित चारों सप्तकों का नई कविता के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण आदान है। नई कविता के पाश्चात्यवादी काव्य आंदोलन। सन 1960 के पाश्चात्य हिंदी कविता के रचना क्रम में काव्य आंदोलनों का ज्वार सा आ गया। कतिपय समीक्षकों ने पाश्चात्यवादी कविता को साठोत्तरी कविता नाम दिया। साठोत्तरी कविता के आंदोलनों में अकविता, बीट कविता, व्युत्पत्तिवादी कविता, प्रतिपद्य कविता, विचार कविता, नवगीत कविता आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जगदीश गुप्त ने व्यंग्यात्मक गांभीर्य के साथ किस्म किस्म की कविता में अनेक नाम गिनाए हैं, जिनकी चर्चा हम नामकरण पर विचार करते समय कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश तो मात्र नारेबाजी का परिणाम है। वस्तुतः ये सभी काव्य आंदोलनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें से अनेक नामों का महत्व केवल इस बात से है कि नई कविता को इन नामों से अस्पष्ट और धूमिल किया है। बीट कविता का श्रेय प्रभाकर माचवे को है। वे हिंदी में अमेरिकी बीटनिक्स की संवेदना, शब्दावली के टेढ़े प्रयोग, रति दृश्यों की बाढ़ आदि भरना चाहते हैं। कामसूत्र, कुटनीमत्तम, कुमार संभवम और खजुराहो के देश में यह सब बीट कविता प्रयास बचकाना, असंतुलित, रुग्णता सूचक, अनुकरण मूलक और अनावश्यक लगता है। प्रभाकर जी के अतिरिक्त राजकमल चौधरी, शमशेर आदि पर बीटनिक्स का प्रभाव पड़ा, किंतु धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को इससे अलग कर दिया। सन 1965-66 में शलभ श्रीराम सिंह ने युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से युयुत्सवादी कविता सन 1965-66 में शलभ श्रीराम ने युयुत्सवादी पत्रिका के माध्यम से युयुत्सवादी कविता आंदोलन को संयत विद्रोह वाली कविता कहकर आरंभ किया, किंतु एकांगिता एवं वादी मनोवृत्ति के कारण यह भी समाप्त हो गया। प्रतिबद्ध कविता नामक आंदोलन मार्क्सवादी चेतना से संपृक्त होकर गुट निरपेक्षता का दावा करते हुए सर्वश्री मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रणजीत, चंद्रकांत देवताले, कुमारेंद्र, पारसनाथ सिंह, राजीव सक्सेना, मृत्युंजय आदि के माध्यम से आगे बढ़ा, किंतु संकीर्णता के कारण कालांतर में समाप्त होकर नई कविता में विलीन हो गया। निर्दिशा यामी
कविता, ताजी कविता, टटकी कविता, अगली कविता, अस्वीकृत कविता आदि आंदोलन नई कविता के काव्याकाश में गुब्बारों के समान आए और विलुप्त हो गए। वे अपना ऐतिहासिक महत्व भी सिद्ध न कर सकी। विचार कविता नामक आंदोलन नई कविता से आगे की कविता होने के क्रम में सन 70 के बाद उभर कर सामने आया। विचार कविता के हामियों मुक्तिबोध नरेंद्र मोहन, वेणुगोपाल, बलदेव वंशी, आलोक धनवा, कुमार विमल, ज्ञानेन्द्र पति, ऋतुराज धूमिल आदि का मत है कि यह नई कविता की रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष के फलस्वरूप जन्मा है। उल्लिखित कवियों की रचनाएं उपरोक्त दानों के बावजूद भी रचाव एवं सोच के स्तर पर नई कविता से भिन्न नहीं जान पड़ती, अपितु उसी का एक आयाम प्रतीत होती हैं। केवल नवगीत एवं अकविता ने ही अभिव्यंजना एवं संवेदना के स्तर पर मौलिक रचनात्मक आयाम प्रस्तुत किए हैं तथा नई कविता के पाश्चात्यवर्ती तत्ववर्ती आंदोलन के दौर में अपनी पहचान बनाई है। नवगीत का फतवा गिरिजा कुमार माथुर, शंभुनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, नईम ओम प्रभाकर, रविंद्र भरमर आदि गीतकारों की ओर से उछाला गया। नवगीत बनाम नई कविता जैसे निरर्थक वाद विवाद के कारण नवगीत का वास्तविक स्वरूप काफी समय तक उभर नहीं पाया। यदि सामरिक पैतरेबाजी से अलग हटकर विचार किया जावे तो नवगीत नई कविता धारा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नई कविता की सभी प्रवृत्तियां नवगीत में ही दृष्टिगत होती हैं। रचाव के क्षेत्र में भाषा, बिंब, प्रतीक तथा सोच की दृष्टि से भावबोध नई कविता एवं लोकगीत से प्रभावित हैं। परंपरा गीतों के ढांचे में लोच लाते हुए अछूते क्षितिजों का संपर्श किया है। नवगीतकारों के सामूहिक प्रयासों से एक स्वागत योग्य बात यह हुई कि गीत की विधा मरने से बच गई और वह आधुनिक यथार्थवाद बोध से अनुशासित नई अभिव्यंजना शैली से संपन्न नई कविता की एक बड़ी कमी को पूरा करने वाली सिद्ध हुई। नए गीतकारों में तारादत्त, निर्विरोध, मुनीश, शिरीन भारती, मधुसूदन साहा, नचकेता, सुधा गुप्ता आदि प्रमुख हैं। अकविता नई कविता के नव्यतम रूप से प्रचारित हुई। अकविता पत्रिका के माध्यम से इसके प्रवर्तन का प्रयास प्रारंभ हुआ। वस्तुतः जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ के माध्यम से इसे काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया। अकविता के रूप में जिन कविताओं की रचनाएं सामने आई उनमें नर्मदा प्रसाद खरे, राजकमल चौधरी, रमेश कुंतल मेघ, सतीश जमाली, श्याम परमार, मुद्रा राक्षस, जगदीश चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर श्याम परमार ने अकविता को सैद्धांतिक आयाम देने का सफल प्रयास किया। अकविता में कुत्सित, विभत्स, अश्लील कुछ भी वर्जित नहीं है। परिवेश जन्य प्रतिक्रियाओं का चलती भाषा में निरपेक्ष चित्रण अकवि के संदर्भ में का लक्ष्य रहा है। दृष्टिकोण की अस्थिरता, प्रदर्शनवादिता और बीटनिकों के प्रभाव को नकारने स्वीकारने की अंतर विरोधी एवं संशय ग्रस्त मन स्थितियों के कारण अकविता का प्रभाव छिन्न भिन्न हो गया। अकविता के नाम पर जो कुछ सामने आया वह अधिकांश घटिया कविता का ही उदाहरण बन सका। नई कविता की सृजनात्मक प्रवृत्तियां